तो सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड. मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? ठीक है, हम देखें केमिकल बॉन्ड क्या है. बेसिकली इसके लिए लिखो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, बिटवीन टू आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बॉन्ड बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई दो आयंस के बीच में कोई थ्रेड लगा हुआ है, एटम्स के बीच में कोई थ्रेड लगा हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई थ्रेड लगा हुआ है. इट इज सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये एक सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, नियर बाय रहते हैं एक दूसरे के. दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. समझ में आ गया? अब हमें समझते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये आयंस हैं या फिर ये एटम्स हैं पास पास रहते क्यों. व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? तो लिखो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. वो हम देखते हैं. कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. देखो केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं उसके पीछे के दो रीजन हैं. ठीक है, पहला रीजन लिखो, फर्स्ट रीजन. फर्स्ट रीजन क्या है? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी. पहला रीजन क्या है? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी. इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, क्या? टू मिनिमाइज एनर्जी. ये पहला रीजन है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी और टू मिनिमाइज एनर्जी. इसको जरा हम समझें. देखो बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बीबीटी में भी यूज हुआ है. इसको बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश करना. देखो जरा, मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास दो एटम्स हैं, एटम ए और एटम बी. समझ में आता? अभी वो दूर दूर है, ऐसा समझ लेते. ठीक है, अब जैसे वो पास आएंगे तो देखो इसके पास क्या है, इस एटम ए के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम ए के पास अपना न्यूक्लियस भी, और इस एटम बी के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस एटम बी के पास अपना न्यूक्लियस भी है. दिखाई दे रहा है सबको? इस एटम ए के न्यूक्लियस को Na नाम दे देता हूं और एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स को Ea नाम दे देता हूं. इसी तरह से एटम बी के न्यूक्लियस को Nb और एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दे देता हूं? Eb. अब जब ये पास आएंगे, पास आने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली यहां पर दो तरह के क्या होंगे, फोर्सेस लगेंगे. कैसे? एक तो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन. कैसे? न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना न्यूक्लियस को, जानते हो तुम. और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज. न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियस बी और साथ में इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे? बेसिकली फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स ऑफ क्या निकलने यहां लगने वाला है? रिपल्शन. बात सबको समझ में आ गई? यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाला किस किस के बीच में? दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में और दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. इसी तरह से यहां पर एक एटम के न्यूक्लियर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसी तरह से Nb और Ea के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जरा ध्यान से समझो, जब ये एटम्स पास आते हैं तो यहां पर दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं. कौन कौन से? एक तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब ऐसा फोर्स भी लग रहा है जो उनको दूर जाने को मजबूर कर रहा है और ऐसा फोर्स भी लग रहा है जो पास आने को मजबूर कर रहा है. अगर फिर भी ये पास आ रहे हैं, समझो जरा, दोनों तरह के फोर्सेस लग रहे हैं. समझे? यहां दूर दूर थे, पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों तरह के फोर्सेस लग रहे हैं. फोर्स ऑफ रिपल्शन जिससे वो दूर भाग सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे वो और पास आ सकते हैं. अगर फिर भी इनके ऊपर क्या ये फिर भी पास आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो एक बात तो तय है क्या, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन. बात समझ में आ गया? मतलब दोनों तरफ के फोर्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये पास आ रहे हैं तो ये बात तय है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा है. ये बात तय है. क्लियर हो गया सबको? यहाँ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से? न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन. यहाँ
यहाँ पर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज है, एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो तभी पॉसिबल है ना। क्लियर हो गया? एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आता है? ये सिंपल सा फिजिक्स का एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किस किस पे डिपेंड करती है, जो दोनों चार्ज है उनके जो दोनों एटम उनके चार्ज पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर। दिखाई दे रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली उसमें अगर मैं कहता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसका मतलब एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी ओवरऑल, देखो एक चार्ज तो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस साथ में क्या करोगे k, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी नेगेटिव। सबको समझ में आ रहा है? और सबसे खास बात देखो यहां पर, जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। बात समझ में आता है? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम होती रहेगी, पहले तो बहुत दूरी पर थे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती रहेगी इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी नहीं, यहां पर नेगेटिव साइन है, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है? जीरो से यहां पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो कम होगी ना। बात समझ में आ रहा है क्या? ये माइनस में आएगा, ये नंबर जीरो से -1 -2 तो और कम हो रही है ना बेटा। बात समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ज्यादा बच्चे यहां गलती करते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल पूछा। जिन इन दोनों के बीच में जब इन्फिनिटी डिस्टेंस थी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जैसे जैसे पास आने लगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी साथ में क्या होने लगी, घटने लगी। इस चीज को समझो, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, दूसरा कैसा है नेगेटिव, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नेगेटिव। यहां R डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पर माइनस का साइन भी है, उसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो तुम, तो वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी ना, और नेगेटिव वैल्यू जीरो से क्या होती है, कम होती है, ज्यादा थोड़ी होती है। समझ में आ गया सबको? तो कहने का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो, जब वो दूर दूर थी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम। ये आपका रीजन है स्टेबिलिटी का। जो नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब वो उतनी अनस्टेबल होते हैं। वो पास आ रहे हैं, रीजन क्या है, अपनी एनर्जी को कम करते हैं, यानी कि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? तो यही रीजन है, जैसे जैसे वो पास आते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम। एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, क्या हो रही है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया क्या? ये चीज आप लोग उसके अंदर भी यूज करते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हो जब आप फॉर्मूला डिराइव करते हो, बोहर एनर्जी, बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, समझ में आ रहा है, उसमें भी आप यूज करते हो। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? अब इसको एक ग्राफ के तौर पे आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा, जरा उसको मैं बना देता हूं यहां पर। चलो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या सीखा, जैसे जैसे इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस घटते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी। अब जरा ध्यान से समझना, आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस तरफ इस एक्सिस पे भी क्या ले रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, और इस एक्सिस पे भी क्या ले रहा हूं, r, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। देखो मैं कहता हूं जब डिस्टेंस इनफिनिट थी तो इनफिनिट को कैसे दिखाऊंगा, यहां से, यही तो हुआ इनफिनिट, उधर कहीं काट ही नहीं सकता ना इनफिनिट। अगर डिस्टेंस इनफिनिट तो पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल P की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ऑलमोस्ट जीरो। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगी इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। देखो इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी, देखो जरा घट रही है कि नहीं घट रही, नेगेटिव में जा रही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस घटते जा रही है इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी घटते जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी हो जाएगी, मिनिमम
मिनिमम दिखाई दे रहा है, ये रही वो मिनिमम एनर्जी, इसको मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, बात समझ में आ गया। अब वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब अगर तुम उनको फोर्स करते हो, पास लाने की कोशिश करते हो, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा बढ़ती है और बढ़ते चली जाती है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। खास बात, जहां पर उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, समझ में आ गया, उसके बाद वो पास नहीं आते। क्लियर हो गया सबको? तो वो जितना पास आ सकते थे आ गए। उन दोनों के बीच की इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड लेंथ। ध्यान से समझना, यहां पर उनके बीच में केमिकल बॉन्ड डेवलप हो गया और उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड लेंथ, R0। समझ में आ गया? जितना पास आना था, देखो जरा इसको मतलब को समझो। पहले वो बहुत दूर थे, धीरे धीरे पास आने लगे। समझ में आता है? यहां पर ले लो, यहां पर ये बहुत दूर थे, धीरे धीरे क्या हुए? पास आना चालू हुए। और ये पर्टिकुलर ऐसा मूवमेंट था जहां पर ये क्या कर गया? ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। इसको बीबीटी में भी पढ़ते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही है। अब इससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते और फिर इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर इस न्यूक्लियर और इस न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? जो बॉन्ड डेवलप हो जाता है उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। बात समझ में आ गया? तो ये वो मूवमेंट है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। क्लियर है? और यहां पर ये जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? पहले दूर थे, फिर पास आने लगे, फिर ओवरलैप कर गए। अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। इससे ज्यादा पास आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने लगेगा, जिससे वो और दूर भागेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़नी चालू हो जाएगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद वो अपने आप से पास नहीं आते, जिसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, वहां पर वो रुक जाता है। बस वो डिस्टेंस ही हमारे लिए क्या है? बॉन्ड लेंथ। वहां पर उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो गया। सबको समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ ग्राफ? दिस ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसको तुम्हें कहां पढ़ना है? वापस बीबीटी के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ना है। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? और ये बॉन्ड किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली ग्राफ किससे रिलेटेड है? यहां इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसलिए ध्यान रखना, यहां पर जो दिखाई दे रहा है वैसा कुछ है नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसका मतलब Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। ओवरऑल प्लस और माइनस क्या हो गए? माइनस। तो यहां पर बेटा माइनस का साइन भी है। अगर माइनस का साइन लगाते हो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए लिखा है आपने ये फॉर्मूला। बात समझ में आ गई क्या? मतलब दो अपोजिट चार्जेस के लिए लिखा है, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा है? नेगेटिव। सबको समझ में आ गया? और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस है। अब बढ़ाओ, आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी? बढ़ेगी। और आर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी? कम होगी। ये इफेक्ट किसकी वजह से आया? माइनस साइन की वजह से। अदरवाइज ये डिनोमिनेटर में है। फिर से समझो, अगर माइनस का साइन नहीं होता तो आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जानी चाहिए थी, पर यहां पर माइनस का साइन है, इसलिए अगर आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो पी की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू कम करोगे तो पी की वैल्यू भी क्या होगी? कम। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा है। धीरे धीरे जैसे एटम पास आने लगते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती जाती है। और ये एनर्जी तो कम करनी है एटम्स की, और जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतनी वो स्टेबल हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया? अब समझो, ये जो चौक है वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर यहां पर मैंने यहां पकड़ के रखा हुआ है। अब यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं जैसे इसको छोड़ दूंगा तो यहीं रुकेगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा और उस जगह पर जाएगा जहां पर ये मोस्ट स्टेबल है और एनर्जी को रिलीज कर देगा। ये कहां मोस्ट स्टेबल है? पीछे गिराते कहां चला गया? फ्लोर पर। तो अब क्या हुआ? इसने अपनी एनर्जी रिलीज की और मोस्ट स्टेबल स्टेट पे चला गया। सबको समझ में आ गया? तो यही कंडीशन है हर जगह, हर चीज नेचुरली क्यों होती है? बॉन्ड क्यों बनते हैं? नेचुरली क्यों बनते हैं? क्योंकि हर एटम क्या चाहता है? बेसिकली स्टेबिलिटी, जो इसको हमने मेंशन किया था, स्टेबिलिटी, यानी कि अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? और यहां से हमने इसको क्या पढ़ा था? इंफिनिटी डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो। धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस कम होते जाती है पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको?
अब पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पर इसको समझूं, मैं इस फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लूं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, नेगेटिव। सबको समझ में आ गया? अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोर इज जीरो, तो हम तो फ्लोर के नीचे बैठे हैं ना, तो हमारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी। ये वही कॉन्सेप्ट। तो जीरो के बाद धीरे धीरे घटते जाती है, और एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऐसा आता है और एक ऐसे डिस्टेंस पर ये दोनों टिक जाते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, बस वहां रुक जाते हैं, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग उस टाइम पे क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ। सबको समझ में आ गया? और खास बात, ये जो मिनिमम एनर्जी है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी, जब ये दोनों पास आ चुके हैं, इनकी बॉन्ड की लेंथ तय हो चुकी है, उस टाइम पे जो ये मिनिमम एनर्जी जो आपको दिखाई दे रही है, पी मिनिमम, ये इसकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी, जिसको आप बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हो, डेल्टा एच बॉन्ड से लिखते हो, याद है? या फिर डेल्टा एच डिसोसिएशन से लिखा था आपने थर्मोडायनामिक्स में, याद है? वो यही है। पर आपको बाय द वे बता देता हूं, यहाँ पर जितने एटम्स के बीच में बॉन्ड बने हैं, वो सबकी बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ फिक्स है। सबको समझ में आ गया? ये पहले से नोन है और फिक्स है। समझ में आ गया? सबको हम लोग क्या कर रखा है, डेटा निकाल के रख चुके हैं, हमारे सामने वो सारे के सारे डेटा। क्लियर है सबको? बात सबको समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या होता है? तो फर्स्ट रीजन क्या है बॉन्ड बनाने का? पहला रीजन है क्या, स्टेबिलिटी, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है सबको? तो फटाफट से बना लो इस कॉन्सेप्ट को। कॉज ऑफ बॉन्डिंग में सेकंड रीजन की तरफ चलते हैं। पहला रीजन हमने पढ़ लिया कि क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है हर मॉलिक्यूल, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, इस वजह से क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग करता है। समझ में आ गया? दूसरा रीजन क्या है, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इसको हम लोग ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी, व्हिच इज गिवन बाय, ये किसने दी थी, लुईस ने। ठीक है? इट इज आल्सो कॉल्ड लुईस थ्योरी और लुईस पोस्टुलेट। समझ में आता है? इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। जरा ध्यान से देखें, इनिशियल डेज में ये पाया गया कि जितनी भी जो इनर्ट गैसेस हैं हमारे पास, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सबको समझ में आ गया? इसमें आजकल ज़ेनॉन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, इन्वेंट हो चुके हैं, हमको पता लग चुका है बहुत सारे मॉलिक्यूल ज़ेनॉन बनाता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या है, केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते। इनके किसी तरह के मॉलिक्यूल्स रेयरली इन्वेंटेड है। समझ में आ गया? किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स इनके नहीं है। तो पता किया गया, जब ऐसा देखा गया कि ये जो इनर्ट गैसेस है बेसिकली वो किसी भी तरह का क्या करती है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। रीजन पता किया गया तो पता लगा रीजन क्या था, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी का अगर हीलियम को छोड़ दें, जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं नोबेल गैसेस, उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2Np6। समझ में आता है? इनका s ऑर्बिटल भी पूरा भरा रहता है और p ऑर्बिटल भी पूरा भरा रहता है, और दोनों को अगर जोड़ दूं, ये क्या है, NH2Np6 वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। वैलेंस शेल उनका ऐसा दिखेगा। क्लियर हो गया? और अगर ओवरऑल जोड़ दूं तो कितना हुआ, 6 + 2 कितना हुआ, 8। यहीं से ऑक्टेट रूल पैदा हुआ। समझ में आता है? उन्होंने क्या सोचा कि इनके आउटर मोस्ट शेल पूरे भरे हुए हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। समझ में आ गया? और बाकी जितने भी एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, बेसिकली स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाए, इनर्ट गैस के जैसे हो जाए। इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। सबको समझ में आ गया सेकंड रूल? क्लियर हो गया? तो इसके लिए कॉज लिखो, रीजन क्या है, छोटा सा 2 लाइन में लिख लो, लिखो all other atoms except inert gas। ठीक है? इनर्ट गैस के एटम्स को छोड़ के इन पीरियोडिक टेबल
wants to obtain inert gas configuration, inert gas configuration, or want to complete its octet ठीक है by loss of electron और gain of electron, ठीक है gain of electron और by sharing of electron, sharing of electron। समझ में आया? वो क्या करना चाहते हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आइटम्स हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, वो क्या करते हैं बेसिकली अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना चाहते हैं, आयोनिक ये इनर्ट गैस के जैसा, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो करते कैसे हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सो बाय दिस, बाय द मींस ऑफ विच ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ दीज दे मेक केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल समझ में आ गया? केमिकल बॉन्ड का सेकंड रीजन समझ में आया सबको? तो दो रीजन है, पहला रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना, दूसरा अपना ऑक्टेट को पूरा करना। क्लियर है सबको?